यदि डी ई एफ त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु है तथा डी ई एफ और डी एफ 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आपको बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो देखिएगा, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो ये ना हुआ, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो मिलाने से कै गो त्रिभुज बनता है? कितना बनता है? 4। और इन चारों का नाम दे रहा है कि यही वाला डी ई एफ है। तो अंदर में अगर 4 गो बना है तो चारों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है तो पूछ रहा है आपका कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी मिलाए हैं वो डी ई एफ है, बाकी आपका क्या रहा होगा? ए बी सी रहा होगा। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको ये देखना चाहिए कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो बोल रहा है कि इनके तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो तीनों भुजा किस में बराबर होता है? किस में होता है? समबाहु त्रिभुज में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि समबाहु त्रिभुज में अगर होता है तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकाल दीजिए, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, लिखने की जरूरत नहीं है, वो ओरली हो जाएगा, लेकिन हम लिख के समझा दे रहे हैं आपको। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। 16 में जब हम 4 से भाग देंगे तो फिर कट के कहाँ चला जाएगा? 4 में ही चला जाएगा। तो इसके बाद तो ये तो इसका क्षेत्रफल निकाला हुआ है, हमको किसका चाहिए? त्रिभुज ए बी सी का। तो ये कितना गुना होगा? 4 गुना। तो हो गया, तो 4 गुने √3/4 और ये 4 चौका 16 हो चुका है। तो 4 4 खत्म, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से अंदर में 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अंदर में जो भी एक त्रिभुज बना होगा वैसा ही चारों बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, इसके भुजा के बारे में बताया जाएगा। तो ये बन रहा है समबाहु, इक्विलेटरल। क्यों समबाहु बन रहा है? क्योंकि इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो समबाहु हुआ। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो इस पर हम निकाले एक का क्षेत्रफल और ऐसे ऐसे 4 गो बनेगा तो पूरा बड़ा वाला बन जाएगा। तो चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। 4 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी तथा ए त्रिभुज ए बी सी की ए बी तथा ए सी भुजाओं का मध्य बिंदु है। उसमें BC को P बिंदु तक बढ़ाया जाता है और DE, DP तथा EP को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला जितना थ्योरम है वो सारा के सारा अप्लाई किया जाएगा। अब इसके अलावा एक चीज हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे जो कि उसमें हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो ये देखिए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज ABC है, उसमें से बोलता है कि ये A है, B है और ये वाला C है। इसका मध्य बिंदु DE होना चाहिए, D और E। और फिर बोलता है यहाँ से कि BC को P तक बढ़ा दीजिए, BC को आगे खींच दीजिए, BC को P तक बढ़ा दीजिए, यहाँ P तक। और फिर उसके बाद इनको मिलाइए, DE, DP और EP, इनको मिला दीजिए। तो इनको जब आप मिलाइएगा तो इनके मिलाने के बाद इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? तो हमको एक ही बात पता है कि हम मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये वाला भी मिलता है जिसका नाम हम लोग F लिखा करते हैं। और हमको मालूम होता है
कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से अंदर में बने त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4 होता है। अब आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि हमारे पास कुछ हल्का सा हट के बन रहा है, क्योंकि हमसे DEF के बारे में रिलेशन नहीं पूछा है, ABC का रिलेशन पूछ रहा है DEP के बारे में। तो थोड़ा सा DEF के बारे में देखते हैं हम लोग। तो एक त्रिभुज है मेरे पास DEF और एक और त्रिभुज है मेरे पास DEP। गौर से अगर देखिएगा तो DEF ये है आपका DEF और यही है आपका DE, थोड़ा सा आगे जा चुका है P। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का जो बेस है वो बराबर है, यानी DE बराबर है फिर उसके लिए भी DE, यानी दोनों त्रिभुज में इसके DE कॉमन है, ये रहा। तो नियम कहा जाता है, एक लाइन लिख लीजिए इसको, एक ही आधार पर बना हुआ कोण, एक ही आधार पर बना हुआ कोण और क्षेत्रफल, एक ही आधार पर बना हुआ कोण और क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बना हुआ कोण और क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, एक ही आधार पर बना हुआ कोण का मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकदम आपस में बराबर। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी 60 डिग्री, अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि आधार एक ही है। तो एक ही आधार पर बना हुआ कोण आपस में बराबर होते हैं और एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है। तो एक ही आधार पर जब बना तो DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEP का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला क्षेत्रफल जो होता है वह बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो ये वाला भी क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 ही होगा। तो आंसर होगा त्रिभुज PED का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बस एक थ्योरम और ऐड किए हैं, उसको याद रखना। एक तो उल्टा अगर हम इसको कर देंगे, ऐसे पहाड़ जैसा बना देंगे, तो देखिएगा कि एक ही आधार पर ये सब के सब कोण बना हुआ है, तो एक ही आधार पर बना हुआ कोण आपस में बराबर है। अब अगर आप क्षेत्रफल की बात करना चाहते हैं तो ये दोनों जो लाइन होंगे यहाँ वाला BC और DE एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। तो आप पैरेलल के हिसाब से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है DE पैरेलल BC है। अब पैरेलल लाइन के बीच में जो क्षेत्रफल बनेंगे वो तो बराबर ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कई तरीके से इस चीज को आप देख सकते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी अंतः त्रिज्या कितनी होगी? ये हल्का जा रहा है मेंसुरेशन की ओर। मेंसुरेशन में आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा कि समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या के रेशियो का जो मतलब परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। परित्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा वाला आर, अंतः त्रिज्या को छोटा वाला आर, और इनका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो आप मेंसुरेशन में ये चीज पढ़े होंगे। अगर फिगर की बात करिएगा तो फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है। ये रहा समबाहु त्रिभुज, ये अंतः त्रिज्या हो गया, और यहाँ पर ये रहा आपका परित्रिज्या। ये अंतः त्रिज्या r हुआ और ये परित्रिज्या ये बड़ा वाला r हुआ। तो समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या की बात अगर हम करते हैं तो अगर आप कहेंगे तो इसको प्रूव कर देंगे। फिलहाल आप देख लीजिए इसको, तो इतना याद रखिएगा, डायरेक्ट ये थ्योरम है कि समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात होता है 2:1। तो परित्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 10 में कितना रेशियो जा रहा है,
तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 1 का वैल्यू 5, तो ये 1 ही पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो थोड़ा सा याद करके देखिए, छोटा वाला आर लिखेंगे तो अंतर त्रिज्या समझिएगा और बड़ा वाला आर माने परित्रिज्या समझिएगा। तो छोटा वाला जब हम आर लिखे थे तो याद करिए मेंसुरेशन में पढ़ाए थे कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वह a/2√3, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वह a/2√3 और समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो है वह a/√3। अब चूंकि एक ही त्रिभुज के अंदर और बाहर बना रहे हैं तो दोनों का भुजा आपस में क्या होंगे बराबर। अंतःवृत्त का भी भुजा यही रह गया, परिवृत्त का भी भुजा यही रह गया। ए मतलब क्या भुजा। अब इसको जैसे देखिए ये कुछ लोग कम लोग जानते हैं, लेकिन ये मेंसुरेशन पढ़ने वाले हर लोग जानते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन जब पढ़िएगा तो समबाहु त्रिभुज में आपको बताया जाएगा कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी आर निकालने के लिए आपको a/2√3 जानना होगा और परित्रिज्या निकालने के लिए a/√3 निकालना होगा। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन्हीं का हमको रेशियो बता दो, इन्हीं का हमको रेशियो बताओ, तो ये यहीं से आया हुआ है। तो देखिए अगर हम बड़ा वाला आर लिखेंगे इस जगह पे तो बड़ा वाला आर यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बड़ा वाला आर जो होगा वो a होगा a/√3 और छोटा वाला जो आर होगा हमारे पास a/2√3। a से a खत्म, √3 से √3 खत्म, ये 2 यहाँ और यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो ये बन गया 2:1। यही तो कह रहे थे कि परिवृत्त और अंतःवृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा 2:1। तो ये बड़ा वाला दिया हुआ है तो 2 मतलब बड़ा वाला आर दिया हुआ है 2 रेशियो में, छोटा वाला आर होता है 1 रेशियो में। 2 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। किसी त्रिभुज ABC की 2 माध्यिका AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटते हैं। माध्यिकाओं के कटान से कौन सा त्रिभुज बनता है? माध्यिकाओं के कटान से कौन सा त्रिभुज बनता है? मध्य केंद्र, मध्य केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, जिसमें माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में काटते हैं। केंद्र वाला पोर्शन 2:1 में होगा, नीचे वाला पोर्शन 1:1 में होगा। तो बोलता है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, तो ये रहा एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और यहाँ AD और BE, AD और BE, तो हम CF भी ले लेते हैं। यहाँ पर G पर एक दूसरे को क्या करेंगे काटते हैं। अब यहाँ पर जब काटेंगे तो वो बोल रहे हैं कि समकोण बना देंगे, 90 डिग्री बना देंगे। 90 डिग्री बनाते हुए, खैर थ्योरम नहीं होता है लेकिन ये कह रहा है अपने से को 90 डिग्री पर जाकर के मिल रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो बताइएगा, तो हमें मालूम है कि आप जो नाम लिए कि माध्यिका के कटान से, तो माध्यिका के कटान से मध्य केंद्र, केंद्रक, गुरुत्व केंद्र या सेंट्रॉइड इंग्लिश में कहा जाता है, वो बनता है जो एक दूसरे को 2:1 में ये काटा करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये वाला वैल्यू हमारे पास 2 में है और ये वाला 1 में है। ठीक उसी तरह से इधर वाला वैल्यू 2 में है और ये वाला वैल्यू यहाँ से 1 में है। यहाँ से यहाँ तक ये 2 में है और यहाँ से यहाँ तक 1 में। अब हमको ये देखना चाहिए कि क्या क्या दिया है। AD पूरा 9 दिया है, पूरा AD कितना है 9 है, तो ये रेशियो में 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो पूरा वैल्यू 9 है। तो 3 का वैल्यू कितना है 9, तो 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। अब मिटा सकते हैं, 6 हो जाएगा। तो ये कितना बचा 3 बचा। अब आगे बोलता है कि BE 6 रहेगा। देखिए BE ये पूरा कितना है 6 है, रेशियो में कितना है रेशियो में 3, 2 और 1 3, तो हमारे पास ये AD था और अब हमारे पास BE है। ये रेशियो में टोटल 3 होता है क्योंकि माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में काटते हैं, और वहां पर बोल रहा है कि 6 है, तो 3 का वैल्यू 6, तो 1 का वैल्यू 2, तो 1 का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू 4 और 1 का वैल्यू कितना है 2। अब इसको रहने दीजिए और अब इधर आ जाइए। अब बोल रहा है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं,
तो हमसे बोलता है कि BD बता दो क्या होगा, BD, BD। अब गौर से देखिए यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जहां भी बना ट्रिपलेट काम करता है, तो ट्रिपलेट में 3 है 4 है तो 5 हो जाएगा। तो आंसर मेरा 5 हो गया। और जिनको नहीं पता होगा कि ट्रिपलेट क्या है, तो देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण है H, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, लंब और आधार चेंज हो सकता है, तो हम डायरेक्ट कर्ण बराबर लिखेंगे BD बराबर रूट अंडर में P² प्लस B², P² प्लस B²। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 से बाहर 5। तो अगर नई ट्रिपलेट मालूम है तो निकाल लीजिए, और अगर मालूम है तो ऐसे बना लीजिए। आंसर हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर। एक समत्रिबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या, समत्रिबाहु माने इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बोला है। समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या है। तो हम लोग मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो मेंसुरेशन में बताया गया होगा, सब याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका को ही लंब कहा गया है। माध्यिका को ही क्या कहा गया है, लंब। लेकिन हर जगह नहीं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका को ही लंब कहा गया है। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो तीनों लंब आपस में बराबर होंगे। तो यानी यहाँ पर अलग से हमको तीनों के बारे में नहीं बताना है, एक एक होगा, जो होगा तीनों होगा। अब हमको इसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स हैं। एक ये रहा ABC। उसने कहा कि आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो गौर से अगर मैं देखूं तो ये रहा मेरे पास आंतरिक त्रिज्या, ये क्या है 3। तो यहां से यहां भी तो गया होगा, तभी ना इसको हम माध्यिका बोलेंगे। इसका नाम D ले लीजिए, AD, जिसका नाम हम लोग AD बोलेंगे। तो अब चूंकि ये वाला जो है ना ये माध्यिका है, तो हम अगर इधर से खींच देंगे तो माध्यिका कट न जाएगा। तो फिर नियम बन जाएगा कि माध्यिकाओं के काटान से बनने वाले त्रिभुज को या फिर केंद्र को मध्य केंद्र कहते हैं, जो एक दूसरे को 2:1 में काटते हैं। तो रेशियो के मुताबिक तो ये वाला 2 में गया और ये वाला 1 में। तो एक रेशियो का वैल्यू 3, तो 2 रेशियो का वैल्यू 6। तो पूरा कितना, 6 और 3 9। तो हो गया 6 और 3 9। बस सब कुछ जानने की जरूरत है, अप्लाई ऑटोमेटिक होने लगेगा।